आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र आपके साथ, मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम लोग बात कर रहे हैं अतीक और अशरफ मामले की, क्योंकि लगातार इस मामले में जांच जारी है। एसटीएफ के रडार पर कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी तलाश बहुत तेज हो गई है। आज सबने देखा कि प्रयागराज की सड़कों पर किस तरीके से इस पूरे कांड का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस, न्याय आयोग, एसटीएफ के तमाम अधिकारी पहुंचे, फॉरेंसिक के लोग भी पहुंचे। लगातार तफ्तीश जारी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया डर रहे हैं, कमर टूट रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पैनल में। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विनय सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है। आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत। संदीप त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अरविंद सिंघवारा जी भी जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगी अरविंद सिंघवारा जी आपके कमेंट के साथ। मैम, जहाँ तक पिछले दिनों अतीक और ये अशरफ की हत्या हुई, तो हत्या से छनकर आने वाली सारी खबरें अब हत्या से छनकर आने वाली सारी खबरें अब यानी स्पष्ट करने लगी हैं कि ये हत्या साधारण नहीं है। ये जितनी दिखाई दी ये उतनी नहीं है। ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई बहुत बड़ी मंशा है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस मंशा को और उन लोगों को जिन्होंने इस निशंस हत्या को अंजाम दिया, निशंस इसलिए कि पुलिस कस्टडी में ये जो विश्वास उजड़ा है कि पुलिस कस्टडी में मार देना जी, इस विश्वास की पुनः बहाली के लिए ये पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है कि इन लोगों के पीछे कौन था। क्योंकि अब तक की सारी खबरें ये बता चुकी हैं कि ये 3 लोग ही खाली हत्यारे नहीं हैं, ये तो ये प्यादे हैं जिनसे कि कराया गया है। लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के सामने ये बताए कि इन तीनों के पीछे कौन लोग थे। और दूसरी बात, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये जो रिक्रिएशन वगैरह हुआ है ये तो जुडिशियल मामला है और होना भी चाहिए, लेकिन उन तीनों की सुरक्षा और उनसे गहन पूछताछ और जितनी भी प्रक्रियाएं होना आवश्यक हैं ये इस पर्दाफाश के लिए ये मेरा मानना है कि सरकार को सारे पहलुओं पे जांच करके दूध का दूध पानी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर टूट चुकी है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अभी भी बचती बचाती फिर रही है, दरबदर भटक रही है। कहाँ है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मैम, माफियाओं की कमर टूटी है ये कहना थोड़ा सा मेरी समझ में ये पूरा नहीं है, क्योंकि माफियाओं को रोकना या माफियागिरी का अंत होना केवल सरकार के स्तर पर ही नहीं हुआ। इसके लिए आपको न्याय प्रणाली, अपनी पुलिसिंग और जेल, इन 3 प्रणालियों में अमूलचूल परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। खाली बुलडोजर चला देने से, इनकाउंटर कर देने से हमें नहीं लगता कि अपराध जो है वो रुकेगा या माफिया रुकेंगे। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से आलोक वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आलोक वर्मा जी अगर देखें तो आपको नहीं लगता है कि इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है जो अभी भी काम कर रहा है, जो लगातार शाइस्ता परवीन को सरेंडर करने से रोक रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी धरपकड़ करनी चाहिए। हालांकि कार्रवाइयां हो रही है, एसटीएफ पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन चीजें जो घटित हुई हैं उस पर सवाल भी बहुत सारे आलोक जी, उनसे भी बचा नहीं जा सकता। क्या कहें? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और जो हमारे साथी प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं उससे भी मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जो संगठित अपराध है वो पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कमर जरूर टूटी। आज जो बड़े माफिया थे 2017 के पहले जिनका नाम उत्तर प्रदेश में बोलता था, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे और दूसरे जो नाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में थे, अलग अलग पदों में थे, आज वो सब दहशत में हैं। अतीक अहमद भी दहशत में था, कहीं बाहर उसको कहीं भेजा गया था, वहीं से थोड़ा बहुत ये सुनाई जरूर पड़ता था कि वहां से भी अपराध में संलिप्त था। लेकिन आज जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके पूरे गैंग की दशा हुई है, निश्चित रूप से जो दूसरे माफिया गिरोह होंगे वो भी कहीं ना कहीं आतंकित होंगे और इस पूरे मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो हुआ इलाहाबाद में, दोनों पक्षों में, असद ने जिसको मारा और अतीक को जिसने मारा, दोनों प्रकरण में ठीक नहीं था और दोनों प्रकरण की निश्चित रूप से योगी सरकार में जांच की, करीने से जांच होगी और जो भी पर्दे के पीछे दोषी होगा
वो कानून के फंदे में आएगा। और अतीक अहमद के परिवार की जो लोग मदद कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से जो लोग आप ये छुपे मानते हैं हैं, आलोक वर्मा जी कि ये जो घटना घटित हुई इसके पीछे तंत्र की भी नाकामी है, या फिर तार बहुत सारी जगहों से जुड़े हुए हैं क्योंकि एक एक करके खुलासे हो रहे हैं? देखिए, बड़ा दोनों प्रकरणों में जो कुछ हुआ वो बहुत हौलनाक था और निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। जब उमेश पाल को मारा गया तो उसके साथ 2 पुलिस वाले थे। उसके बाद अतीक गैंग ने जिस तरीके से मारा, दौड़ा के मारा, दोनों पुलिस वालों को मारा, ये आमतौर पे योगी सरकार में उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं रहा है। इलाहाबाद में जो इतिहास घटा और उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो भी आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके की अतीक की दहशत थी 40-44 सालों से, जिस तरीके से पूरा इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास का इलाका, या मैं कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक का नाम गूंजता था, अतीक के निश्चित रूप से बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे और कुछ ऐसे दुश्मन भी रहे होंगे, सफेदपोश भी हो सकते हैं, इसमें मैं इनसे इनकार नहीं करता, जो वो चाहते थे कि बहुत सारे राज बाहर निकल के नहीं आए। लेकिन देखिए, ये योगी सरकार है, कोई भी अपराधी हो पर्दे के भले ही कितने पीछे जाके छुप जाए, वो छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल हमलावर हैं, पूरी सच्चाई बाहर आए। और अखिलेश यादव जी भी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जब पुलिस सुरक्षा के बीच ही अपराधी सुरक्षित नहीं, आमजन सुरक्षित नहीं है, जो रिमांड पर लाए गए थे अपराधी वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जन कैसे अपने आप को सुरक्षित महफूज करे, ये अखिलेश यादव ने कहा। और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने रिएक्शंस दिए थे। अखिलेश यादव का धर्म है, विपक्षी धर्म को निभा रहे हैं। वो जो हम करते हैं उसके पीछे उसका जो उल्टा है, कुछ भी बोले, वो अच्छा बुरा कुछ बोले, उनको कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, इस जब पर असद का, जब मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मैंने आपकी बात सुन ली। जब असद का इनकाउंटर हुआ था उस समय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? फेक इनकाउंटर। मैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें इल्हाम कहां से हो गया कि इनकाउंटर फेक था कि हकीकत में इनकाउंटर हुआ था? इस पर तो मुझे लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इसे समझने और इसे सोचने की जरूरत ज्यादा है। और मैं पूरे विश्वास और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, और जो पैनल में हमारे दूसरे साथी बैठे जो किसी राजनीतिक दल के नहीं होंगे, वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के भीतर जो डर बसा हुआ था, माफियाओं का, अपराधियों का जो डर बसा हुआ था, आज वो डर उनके भीतर नहीं। ठीक है विनय जी, एक प्रतिक्रिया, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे थे कि जब पुलिस सुरक्षा के बीच ऐसा हो जाता है, अब आरोपियों को रिमांड पर ले जाया जाता है, जब ऐसा हो जाता है तो फिर आम जन कैसे महफूज करे? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे मित्र बीजेपी के बड़े उससे कह रहे हैं कि अपराध घटा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद एक अपराधी था और कह सकते हैं कुख्यात अपराधी था। लेकिन और आपके आके जो नेता है राम गोपाल यादव, वो ये कहते हैं कि मीडिया ने उनको माफिया बना दिया। अब हम पूरी बात सुन लें, सारी बात आपकी आ जाएगी उसमें, हम कह लें, कहने दीजिए तो कह लें। जी जी बिल्कुल। वो कुख्यात अपराधी था, इस चीज़ को भी हम मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर संविधान भी कोई चीज़ है, न्यायालय भी कोई चीज़ है, कानून का भी राज है, कानून का राज होना चाहिए। तो संविधान ने जो एक हमें राइट दिया, जो फंडामेंटल राइट दिया, CRPC 76, 74, 56, 50 के तहत जो राइट दिया है, वो अपने जान माल की सुरक्षा के लिए, कि हमारे भी चाहे अपराधी हो चाहे कोई भी हो, अनुच्छेद 21 के तहत यह दैहिक स्वतंत्रता और अपने प्राण की पूर्व रक्षा की आजादी है, जिसका कहीं न कहीं कत्ल सरकार ने किया है। जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा था, जिसके तहत हमें एक राइट मिला था, उसका उन्होंने कत्ल किया। चलिए, एक चीज अलग चीज हो गई। दूसरी चीज, गुजरात में जब यह अपराधी क्या कहते हैं अतीक अहमद बंद रहता है, वहां से जब उसे लाया जाता है तो 4-4 ओबी बैन और सैकड़ों हजारों पुलिस वालों के अभिरक्षा में ले आया जाता है। जब उसे इलाहाबाद में ले आया जाता है, जहां पर उसे सब जानते हैं, जहां पे उसकी दुश्मनी है, जहां पे उसे कोई नहीं जानता है, इतनी सुरक्षा के बीच में ले आया जाता है, और जहां उसे लोग जानते हैं वहां 2 जीप में लेकर के आया जाता है, और मात्र 17 पुलिस वालों के साथ। तो ये क्या है? ये इसे देख करके तो यही लगता है ना कि कहीं न कहीं ये स्क्रिप्टेड था। यह जो है हत्या स्क्रिप्टेड है, यह सरकार की और प्रशासन की फेल्योर है। क्योंकि आप एक अपराधी की सुरक्षा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आपका अभिरक्षा में दिया था, कहीं ना कहीं आपने सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप जैसे लेकर के जा रहे हो वैसे लेकर के आइएगा, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज किया।
तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज कहीं बचा नहीं है। जब कोई अब इस तरह से अगर हत्याएं होंगी तो कोई सुरक्षित नहीं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि लोग डरे हुए हैं अपराधी। आप ये बताओ, जो संगठित अपराध होता है, अभी आपने कुछ समय पहले देखा किस तरह से पश्चिम में कोर्ट के अंदर अपराधियों ने दनादन जज के सामने गोलियां चलाई, किस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, किस तरीके से अपराधियों ने अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा में हत्या की। अब रही बात जांच की, तो जांच आपका गलत दिशा में जा रहा है। अभी अतीक की पत्नी ने कहा था कि हमने 5 करोड़ रुपया इनके तथाकथित प्रयागराज के मंत्री को दिया। तो जब मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कुत्ते हैं भौंकते रहते। अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो आपको उस पर सफाई देना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता है। पहली बात तो अतीक अहमद की पत्नी के खिलाफ भी केस होना चाहिए कि 5 करोड़ कहां से आया, और उसने अगर दिया है तो उसके खिलाफ भी केस होना चाहिए, जांच होना चाहिए। तो ये जितने भी नाम निकल करके आ रहे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर ये कहते हैं हमारा अतीक से कोई संबंध नहीं है तो याद कर ले वो दिन जब भैरव सिंह शेखावत जी चुनाव लड़े थे, तब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से बगावत करके भैरव सिंह शेखावत को वोट देने गए थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ी थी तब रातों रात वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अतीक अहमद को एक जेल से ले करके प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया गया। तो जनता सब समझती है। अभी तो यही हुआ था ना, जब मुलायम सिंह की सरकार थी उस वक्त भी तो अतीक अहमद के वोट से बच गई थी सरकार। मैम एक चीज तो बताएं, कोई भी दाग, देखिए कोई भी अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में से था, बची नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी में था, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके कृत्य को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा सीधा सवाल ये है, ठीक है आपकी बात कंप्लीट, मेरा सीधा सवाल ये है कि अपराधियों के साथ सिंपैथी क्यों? समाजवादी पार्टी में उसको अंदर नहीं लिया गया। 6.5 साल से इस पौधे पे पानी कौन डाल रहा था? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, सरकार उसकी थी। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के द्वारा वो फल फूल रहा था। वो जमीन का व्यवसायी था। इनके मंत्री जी जमीन के व्यवसायी हैं, जो तथाकथित मंत्री है। उमेश पाल भी जमीन का व्यवसायी था। भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और देखिए इस पर चर्चा होनी इसलिए भी जरूरी क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण मामला है ये। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि अपराधियों के साथ सिंपैथी होनी चाहिए और वो भी अतीक जैसे माफियाओं के साथ? स्वाति जी, कांग्रेस कभी ना अपराध और अपराध की राजनीति कभी नहीं की। पहली बात आप समझ लेना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस से कतई इस बात को आप रिलेट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई इस पे मैं 2-4 बिंदु रखना चाहता हूँ और अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि अपराधियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, तो मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 नाम आपसे जानना चाहता हूँ। 10 नाम बता दीजिए जिन अपराधियों के खिलाफ आप पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की हो। मात्र 10 नाम, 11वां नहीं पूछूंगा, सिर्फ 10 नाम। हम लोग तो सिर्फ 3 अपराधियों के नाम जानते हैं जिस पर आप कार्रवाई करते हैं, मुख्तार अंसारी, एक विजय मिश्रा और एक जो है अतीक अहमद, अब जो इस दुनिया में नहीं है। दूसरी चीज, अभी आपने एक बात कही, जो अभी जांच हो रही है उसमें जो है शूटिंग हो रही है। एक तरह से देसी भाषा में हम कहें तो फिल्म की शूटिंग फिर से हो रही है। उसको जो है पिक्चर बढ़िया नहीं आई थी, उसकी फिर से शूटिंग हो रही है कि 60 परफेक्ट है। शर्म, क्या हम कहें अपनी पुलिसिंग को, क्या कहें शासन को, क्या कहें प्रशासन को? साहब, ये चीजें वहां जरूरत पड़ती हैं जहां के विजुअल हमारे पास नहीं हो, उसके लिए फिर से रीशूट किया जाता है उस घटना को। आपके पास साक्षात विजुअल उपलब्ध है, जबरदस्ती का आप ड्रामा कर रहे हो। और एक बात आप समझिए, इस घटना से किसको फायदा है? उमेश पाल की हत्या हुई, इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको है? स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? आज लगभग 60 दिन हो गए, भारत समाचार जैसा चैनल अब तक लगभग 90 डिबेट कर चुका है इस पे, 90 प्लस। आपके अभी के शो और शाम वाले विजय मिश्रा जी के शो से लेकर 90 प्लस डिबेट आप कर चुके हैं इस पे, इस मुद्दे पर। आज भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं हो रहा है कि आपने नारी खरीदा दिया कि नहीं दिया, नगर निकाय की चुनाव है, आपने सफाई की कि नहीं की, कूड़ा नियंत्रण किया कि नहीं किया, आपने 2 सिलेंडर देने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? है क्या संदीप जी, ये सवाल मीडिया से है या भारत समाचार से है? डिबेट तो हम लोग कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए। हमारा सवाल ये है कि हम ये आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हो रहा है। ये बात आप समझिए।
मैं किसी पे सवाल खड़ा करने की हैसियत में नहीं। आप सब जो है प्रबुद्ध वर्ग है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। आज बताइए एक घटना होती है और जो घटना के सवाल है मूलतः उस पर सवाल नहीं हो रहे हैं। जैसे उमेश पाल की हत्या हुई, अतीक उस पे सरकार खुलेआम आकर कहती है, डीजीपी कह रहा है, डीजी कह रहा है कि वहां पर अतीक अहमद फोन से बात कर रहा था, उसकी आईएसआई के लोगों से भी वो बात कर रहा था, पाकिस्तान तक फोन कर रहा था। साहब आपने साबरमती के जेल के किसी एक अधिकारी, एक सिपाही को अब तक सस्पेंड नहीं किया, 60 दिन से ज्यादा हो गए, तो आप गुमराह कर रहे हैं ना। किसी मीडिया वाले ने पूछा कि अब तक क्यों नहीं सस्पेंड किए, 60 दिन से ज्यादा हो गए, और आप खुलेआम कह भी रहे तो जेल से बात कर रहा था, बरेली के जेल से बात कर रहा था। पहली चीज। दूसरी चीज, उमेश पाल की हत्या होती है, कानून व्यवस्था बढ़िया थी, तभी दिन दहाड़े हत्या होती है, और इतना उनमें खौफ था कि उन्होंने मास्क वगैरह लगा लिए। देखिए संदीप जी, मीडिया अगर इतना अलर्ट ना होता तो शायद ये खबरें लोगों तक पहुंच भी ना पाती। तो कम से कम मीडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल ना उठाइए, वो कोई और होगा जो इस तरह की चीजें करता होगा, लेकिन भारत समाचार पूरी तरह से सत्य है, निष्पक्ष है। ठीक है स्वाति जी, बिल्कुल आप निष्पक्ष हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैंने आपकी बात नहीं की जी। मैंने ये कहा कि इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदे हैं, ये भारत समाचार ही नहीं पूरे देश के लोग जाने। ये आपके माध्यम से ही तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने मंच उपलब्ध कराया तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सवाल मैंने पहले ही आलोक जी से पूछा कि क्या ये सिर्फ तंत्र की नाकामी मानेंगे या फिर इसके तार बहुत जगह से जुड़े हुए, क्योंकि देखिए अभी जांच चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया है लगातार, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। आलोक जी जवाब दीजिए। स्वाति जी, मैं भाषण नहीं करूंगा, एक सवाल जी जी ठीक है, 10 सेकंड, फिर उसके बाद आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, संदीप जी को। संदीप जी देखिए, एक सवाल तो मैंने ये पूछा कि आप अब तक जो है साबरमती के जेल में कितने लोगों को सस्पेंड किए हैं, ये बता दीजिए। दूसरा, उमेश पाल की हत्या अगर होती है तो आपकी कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त थी तो कैसे दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। मैं अतीक और अशरफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उमेश पाल की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आज भी कल की घटना आप उठाकर देख लीजिए, सारे जिले में हत्या बलात्कार जो लगातार हो रहा है। आप कानून में ऐसा कौन सा प्रोविजन ला रहे हैं या इन सब को रोकने के लिए आप कर क्या रहे हैं? और तीसरी चीज, मैंने एक सवाल पूछा था साथी से अपने कि आप 10 अपराधियों के नाम जरूर बता दीजिएगा, लेकिन अब तो लिस्ट जारी हो गई है सरकार की तरफ से, 61 माफियाओं की लिस्ट जारी हो गई जिन पर सरकार नकेल कसने की तैयारियों में है। नहीं, जिन पे कर चुकी है 6 साल में, जिन पर कार्रवाई की है 6 साल में 10 नाम, सिर्फ 10 नाम, ज्यादा नहीं पूछूंगा। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक जी। और ऊपर से एक सवाल मेरा भी ले लीजिएगा, आपके मंत्री का ये तर्क कितना स्वीकार्य माना जाए कि सभी को इस आसमानी फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए? आपने भी सुना होगा, इस पर भी जरा जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कई सवाल हैं समाजवादी पार्टी के सामने, सवाल बहुत कुछ भूल गए। अब मुझे लगता है कि बहुत कम समय आप देंगे। नहीं सर, सबको समय दे रहे हैं, उसमें सारे सवालों का जवाब देना है। जी आप बिल्कुल लीजिए, टाइम लेके दीजिए, बिल्कुल बीच में रुक जाएगी। हाँ जी। एक झलक निकल के आती थी, संदीप जी ने जो बोला और समाजवादी पार्टी के साथियों ने जो बोला कि प्रदेश में सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, कुछ खास लोगों की तरफ कार्रवाई कर रही है, कुछ खास लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि संदीप भाई को और समाजवादी पार्टी के साथियों को भी थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए। आज का जमाना जो है, अखबार में सब कुछ है, सारा डेटा है, आप 10 क्या पूरा फिगरा हमने निकाल के दिया। अरे सुन लीजिए पूरा, अरे पूरी बात सुन लीजिए साहब, पूरी बात सुन लीजिए। आप जब बोला नहीं, पूरी डिबेट आपको बोल रहे थे, पुष्टिकरण की राजनीति करनी है, बिल्कुल कीजिए। आपको लगता है संदीप जी देखिए, मैंने पूरा वक्त आपको दिया बोलने के लिए। अब आलोक जी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों के पास किसी अपराधी को किसी जाति और धर्म के लहजे में नहीं देखती, उस निगाह से नहीं देखती। मुझे लगता है कि अगर आप इतिहास देख लें, पिछले 6 सालों में जब 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, अब तक 183 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, 183 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, जिसमें सिर्फ 57 मुस्लिम थे, 126 हिंदू थे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस तस्वीर को किस तरीके से रंगना शुरू करते हैं कि जैसे योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। संदीप जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, पहले उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। संदीप जी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए।
30 सेकंड में अपनी बात कीजिए। आलोक जी बोलिए, 30 सेकंड का वक्त आपके पास है, उसके बाद संदीप जी जवाब दीजिएगा जरूर। आप बता दीजिए। आप संदीप भाई आपको जवाब दे तो रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं सरकार को, वो रंग है नहीं। मैंने आपको बताया ना कि 6 साल में 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, 57 अपराधी, 126 हिंदू थे। तो आप इसको हिंदू मुसलमान के बीच में भेद करने की कोशिश मत कीजिए। अपराधी अपराधी होते हैं। ठीक है विनय जी, आप आइए। आज किसी के आलोक जी ये बताइए, आप देंगे तो मुझे लगता है देखिए, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक एक करके अपनी बात करिए, तभी तो सब आपको सुन पाएंगे। आलोक जी, आप लोगों की बातें स्पष्ट आ पाएंगी। आलोक एक जी, एक करके बोलिए आप। आलोक जी, आपने कहा कि अपराधियों का सफाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार जात देख करके अपराधियों को की लिस्ट नहीं बनाती है, तो आप अपराधियों का विश्लेषण किस हिसाब से करते हैं? आप अपराधी किसे मानते हैं? क्या सदन में बैठे हुए? सुन तो लीजिए मान्यवर, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। सदन में बैठे हुए तथा कथित आपके मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 51-52 केसेज हैं। आप जो लिस्ट तैयार किए हैं, किस पारदर्शिता के साथ किए हैं? क्या उन लोगों का नाम आया है उस लिस्ट में? और क्या आप अपराधी जब मानेंगे कि जब 52 केस के साथ कोई व्यक्ति 8-10 हत्या कर दे तभी वो अपराधी होगा? क्या अपराधी का पैमाना आप किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर पारदर्शिता के साथ लिस्ट बनाएगी तो आधी भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी, अपराधियों से भरी हुई है। आपका वॉशिंग मशीन उन अपराधियों के अपराध को धुल नहीं पाया, भले आपने अपने साथ उन अपराधियों को शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम ऐसे अपराधी आज भी बैठे हुए हैं जिनका पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यह अतीक किसकी देन था? यह अतीक किसकी देन था? यह भारतीय जनता पार्टी की देन था। 6.5 साल से उसके व्यवसाय अब कई मंत्री के साथ चल रहे थे, कई बाहर नहीं चल रहे थे। झूठ बोलते हैं आप लोग, पाठशाला चलाते हैं। अब उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आपने ध्वस्त कर दिया। अरे आईना पहले आप देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके जाबाज पुलिस वालों ने जिस तरह से अतीक के हत्या के दिन कबड्डी खेला है ना, उस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रखा है। कैसे पकड़ा जाता है पुलिस को? अपराधी को पुलिस कमर में हाथ डाल करके पकड़ रही है। साहब रहने दीजिए, आ जाएंगे। स्क्रिप्ट लिखते हैं आप लोग, अपराध का स्क्रिप्ट लिखते हैं। पुलिस लाचार है, अपराधियों द्वारा अपराध का सफाया कराएंगे आप? उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपराध में। इस पर तो जो आज जो पत्र जारी किया है उसका जो आया अशरफ का, उसके हिसाब से जो जिस भी पुलिस अधिकारी का नाम लिया गया 302 सरकार के ऊपर 120 बी का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये स्क्रिप्ट लिखने से पहले कहा था कि अपराधियों को अतीक को मिट्टी, उसने साफ कहा था, उसने कहा था कि हम संविधान का गला घोटेंगे। इस सरकार ने साफ सदन में कहा था आने वाले समय में संविधान का गला घोट करके न्याय प्रक्रिया को हम खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, आज जंगल राज है। जिस तरीके से आप लोगों ने माँ बेटी की हत्या की, जला दिया, जिस तरीके से अभी उन्नाव की जो अभी पकड़े गए थे एक केस में, रेप केस में, वो निकल करके आए, उसकी जो है लड़की को जिंदा जला दी। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये क्या है? माफियाओं का राज है। उत्तर प्रदेश में कौन सा माफिया डर रहा है? किस माफिया की बात करते हैं? कौन सा माफिया डर रहा है? यही सवाल मैं पूछ रही हूं। आलोक जी, जो हाल फिलहाल घटनाएं हुई उस पर सरकार की जिम्मेदारी क्या, जवाबदेही क्या? सर 20 सेकंड में कंप्लीट करके फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगी। 20 सेकंड। कबीर जी को अखिलेश जी की कसम खिलाइए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। उनको कसम खिलाइए पहले। मैं कसम खिलाने के लिए नहीं बैठी हूं यहाँ, सर। अरे साहब, मैं कसम खिलाने के लिए किसी को आपसे जवाब जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करके परिवार नहीं बनाया जाता है। समाजवादी पार्टी का परिवार है, समाजवादी पार्टी का परिवार है। यहाँ कसम नहीं खाया जाता है, कसम वहाँ खाया जाता है जहाँ पर कुनबे इकट्ठा किए जाते हैं। आपके परिवार का कोई है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार है आपका?
देखिए मेरे साथ इस डिबेट में और लोग भी मौजूद हैं और लोगों के वक्तव्यों को भी तो कम से कम आने दीजिए। आप लोग हाईजैक मत कीजिए, आप लोग हाईजैक मत कीजिए मेरी डिबेट। जो सवाल जिससे पूछे जा रहे हैं वही जवाब देगा। आलोक जी से मैंने पूछा तो आलोक जी जवाब देंगे, विकास जी से पूछा तो विकास जी जवाब देंगे। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देख रहे हैं इस पर लगातार सियासत हो रही है और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 1 महीने से 1.5 महीने से जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घट रहा है उसके हालात भी किसी से छुपे नहीं हैं। आम जन में खौफ है। स्वाति मैम, ये बात सही है कि डिबेट में सत्ता पक्ष पर विपक्ष का हमला जायज है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। एक पार्टी दूसरे को, दूसरी पार्टी तीसरे को कह रही है कि आप अपराधी, आप अपराधी। लेकिन जहाँ तक जनता की बात है वो सबसे बड़ी अदालत है। जनता जानती है कि राजनीति का अपराधीकरण एक दिन में नहीं हुआ है और आज जो स्थिति है वो एक दिन में नहीं बनी है। सारे लोग इसमें शामिल हैं। कौन, ये कोई कम कोई ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जनता का के बीच ये जनता की यानी अवधारणा है वो इन तेज आवाज़ों में बहस, एक दूसरे पे आरोप, इससे बहुत अलग हो चुकी है, बहुत ऊपर जा चुकी है। अब डिजिटल जागरूकता ये इतनी बढ़ चुकी है कि दूर दराज की जनता भी सच्चाई के तह में जाने का प्रयास कर रही है और ये जितना बताया जा रहा है उससे भी ज़्यादा सत्य वो तलाशने के प्रयास में जुटी है। ये बात सत्य है कि योगी जी की सरकार में माफियाओं पे, अपराधियों पर नहीं, कुछ लोग तो सवाल इस पर भी उठा देते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म जाति की माफियाओं पर ये कार्रवाई हो रही है। ये गलत है, ये आपको गलत लगता है कि इस पर भी सियासत होनी चाहिए? अपराधी तो अपराधी होता है साहब, उसका क्या धर्म होता है? देखें, अब राजनीति के लिए विषय क्या रह गया है? जाति, धर्म, ये इससे ज्यादा तो कोई विषय नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर भी जहाँ तक बात है कि ये एक ही धर्म या एक ही जाति, उत्तर प्रदेश में तो एक आंकड़ा आया हुआ है और ये काफी टीवी चैनलों पे है, सबके सामने है कि 30% मोहम्मडन्स और 70% हिंदुओं के इनकाउंटर हुए हैं। तो ये सब कोई मसला नहीं है कि अपराधी अपराधी है। और अपराधी, ये लोग कहते हैं कि अपराधी ये फला जाति का नहीं होता, धर्म का नहीं होता। मेरी मान्यता अलग है। अपराधी का जाति धर्म होता है, उनकी एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता में वो अलग है, वो हिंदू मुसलमान से अलग हैं, वो सबसे अलग है। उस मानसिकता का जो भी है ये उसका नाश होना जरूरी है। हाँ। और जहाँ तक बात है कि योगी सरकार की, योगी सरकार ने काम किया है, जनता इसे मान रही है। नेता माने न माने कि न बीजेपी साफ पाक है पूरी, न सपा, न बसपा, न फला न फला, लेकिन जनता का जो फैसला है वो ये है कि वो खुलेआम अब सड़कों पर निर्द्वंद होकर के घूम रही है, रातों में टहल रही है। वो मान रही है कि अपराध सड़क पर कम हुए हैं, लेकिन अपराध 2-4 अपराधियों के इनकाउंटर से अपराध या ये माफिया नहीं खत्म होते, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, सवाल का जवाब दीजिएगा कि हर अपराधी को अदालत में पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है, उसके भी कुछ मानवाधिकार होते हैं, जैसा कि लगातार विपक्षी लोग कह रहे हैं, उसको वहीं पर दोषी ठहराया जाता है। लेकिन ऑन स्पॉट इस तरह से अगर न्याय मिलने लगेगा तो लोगों का कानून व्यवस्था पर से तो पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। इसको इस बात से लोकतंत्र के अलग-अलग स्तंभ होते हैं। न्यायपालिका अपना काम करती है, विधायिका अपना काम करती है, मीडिया अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है। और मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपराधी अदालत के दहलीज पे जाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, उसे न्याय मिलता है। अगर वो दोषी है तो शिक्षों के पीछे जाता है। CRPC 74 का जो है कहीं बड़े गजब के आदमी है। नहीं, क्या गजब? क्या आप डिबेट कर रहे हैं? अपराधी क्या हम बोल लेंगे, फिर आप बोलिएगा ना साहब। नहीं, आपने कहीं न कहीं संविधान के तहत उसके फंडामेंटल राइट को। विनय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। 30 सेकंड में अपनी बात जब कंप्लीट कर ले आलोक जी, उसके बाद आपके पास और फिर संदीप जी के पास में जाऊंगी। पहले से आलोक जी को बोलने दीजिए। जब आपको जानकारी होगा तब बताओगे। वो बता रहे हैं क्या होता है फंडामेंटल राइट, बताओ ना। चाहे अपराधी हो चाहे सामान्य नागरिक है, बताइए तो CRPC क्या होती है? आपने किसकी हत्या की है? किसकी हत्या की है साहब? आपने संविधान की हत्या की है। आपने संविधान की हत्या की है। उसके एक जनमानस के अधिकारों की हत्या की है। क्यों नहीं किया सर? नहीं था, जरा बताइए। आपके लाल टोपी वाले भैया उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, बताइए जरा। अरे भारतीय जनता पार्टी जब खड़ी है उसके साथ, भारतीय जनता पार्टी का जमीन का व्यवसाय रहा उसके साथ, इस चीज को क्यों नहीं मानते? ठीक है, क्यों नहीं मानते? संदीप जी आप आइए। आपके तथाकथित मंत्री का व्यवसाय के साथ चलता था कि नहीं चलता था?
दिया। क्यों नहीं जांच होती है? ठीक है संदीप जी, क्यों नहीं जांच होती है? जांच कीजिए ना। विनय जी, आलोक जी, ठीक है। कहाँ से पता चल संदीप जी, गया? संदीप जी आलोक जी, विनय जी, आपसे दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए, एक बात आप समझिए, ये सरकार जो आई, योगी जी या भाजपा आई, ये कानून जो उस समय की अखिलेश जी की सरकार थी, उसके बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि ऐसा है वैसा, ये और कानून व्यवस्था को सुधारने के नाम पर आए। तो ये कहकर आपका बच जाना कि आपके समय में ऐसा था, तो साहब आपको लोगों ने चुना क्यों? आपको चुना से ही इसीलिए कि आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। दूसरी बात, आलोक वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए चीज और बता दें, ये जो अतीक जी हैं, ये अतीक जी ये कभी निर्दल चुनाव लड़े, उसके बाद अपना दल से लगभग 4 बार बड़ी इज्जत भर रही है आपके मन में अतीक जी। ठीक है, अगर अच्छा ठीक है भाई, अतीक जी, अच्छा ठीक है, अतीक जी अच्छा, बड़ी इज्जत उभर रही है आपके अच्छा, मन में ठीक, अतीक जी ठीक, के लिए। ठीक है, अब समझ लिया आप। जिसको अदालत ने अपराधी घोषित कर दिया, जिसको जेल के भीतर डाल दिया, उसके नाम के आगे हाथ लगाने आलोक जी, आलोक जी एक मिनट, अब उनको भी बोलने दीजिए। आलोक जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, प्लीज सर 1 मिनट उनको भी बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा बेहतर तरीके से। कौन रोक रहा है? अभी तो पूरी डिबेट है। ठीक है, मुझे पता था कि भाई साहब मेरे जी बोलने पर आपत्ति करेंगे, मुझे पता था और मैं चाहता था कि आपको तो साहब ये जो योगी है, योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, इसके भी ऊपर भी मुकदमा है हत्या के प्रयास का। तो मैं क्या कहूँ इसको क्या कहूँ? केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी मुकदमा है, क्या कहूँ इसको? इसी तरीके से बात करूँ? अरे कौन से जात के धुले आपके लोग हैं? क्या बात कर रहे हैं? अपराधियों का संगठन है आपका, घोषित अपराधी कर दिया है। केंद्र में 3 बाकायदा सजा मिल गई उनको, आप ठीक कहिए। तली पर दूसरा हत्या का मुकदमा, उसके पहला राज जो है केसर जी का नाम लीजिए। अरे साहब बहस कर रहे हैं तो तर्कों के आधार पे कीजिए, बलात्कारी बहस कर रहे हैं तो जमीन पर कीजिए। बलात्कारी हत्यारी सरकार है ये। आपके पार्टी में 114 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। 65 सांसद में 35 सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। क्या बात करेंगे आप? मैं इसीलिए कह रहा था कि आप मुझे पता था आप जी पर आपत्ति जाहिर करेंगे, तो आप मैं कहूंगा अजय सिंह बिष्ट, आप मत बोलिएगा, फिर जी बोलिए और सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करिए, क्योंकि वो भी आरोपी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। अब सुनिए शांति से, अरे बहुत ज्यादा ज्ञान मत दिया करिए। अपना दल से ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान ना हो तो ज्ञान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जब ज्ञान ना हो किसी इंसान के पास तो ज्ञान ले लेना चाहिए। ज्ञान ले लीजिए, उधार की पार्टी, ज्ञान लेने की जरूरत है। किसी के ऊपर आरोप होना दूसरी बात है और किसी को अदालत ने सजा दे दी है ये अलग बात है। तो आपके पास अगर ज्ञान ना हो, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों से कानून के शासन की उम्मीद नहीं है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आ रही हूँ संदीप जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप कहाँ बोलने दिया? जी एक लास्ट पॉइंट में रख दूं। देखिए, अपना दल से वो 4 बार विधायक रहा है और अपना दल आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है। ये सवाल जो आप सपा से पूछते हो, अपना दल से क्यों नहीं पूछते हो? और आपके यहाँ एक भुक्खल नवाब थे जिनकी एमएलसी की सीट पर योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन पर आपने 5 करोड़ रुपए की नोटिस इशू की थी। आज भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा, आप क्या सुन लीजिए, जब आप कह रहे हैं, सुनिए संदीप जी, आप क्या सिर्फ सुन लीजिए पहले रिपोर्ट्स मैंने कुछ देखी। आपके अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस कुछ ऐसे नेता है जो कह रहे हैं कि अतीक को शहीद का दर्जा दे, भारत रत्न की मांग करे, भले ही छुटभैया नेता हो लेकिन दबे स्वर में आवाज तो उठा रहे हैं वो भी। अतीक जैसे अपराधी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम उसको कंडेम करते हैं। हमारी पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी खबर हम किसी अपराधी का महिमा मंडल नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो गोमा गिच्छ बन रहे हैं, जिन्होंने अपराधियों का साथ, एक हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, नाम नहीं लूंगा, उनकी गाड़ी में अतीक ने जितना तेल डलवाया होगा उतना भाजपा कार्यकर्ता ने नहीं डलवाया होगा। वो आज बात कर रहे हैं। अरे मैं बगैर गाँव, मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है विनय जी, अतीक ने आपको बताया था क्या साहब? ठीक है आलोक जी, पहले विनय जी को बोलिए, जवाब दीजिएगा। किसकी गाड़ी में डीजल डलवाते हैं, किसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, आपको बताते थे क्या अतीक अहमद? पहले सवाल सुन लीजिए, एक सवाल ले लेती हूँ विनय जी का, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप एक मीडिया मंच पर बेफिजूल की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को बताया था क्या? प्रियंका गांधी को बताया था क्या? बताइए
मुझे बताइए तेल भरवाया जाता एक था, डिप्टी सीएम के घराने में आदमी पेट्रोल भराता था। राहुल गांधी को संदीप जी आपने 10 सेकंड मांगे थे, एक पॉइंट रखने की बात की थी, एक पॉइंट रख लिया, एक पॉइंट से ज्यादा बातें कह दी। बोलिए विनय जी आप। अरे आलोक जी सुनिए पहले सुन तो लीजिए। अरे बता दीजिए मुझे पहले। अरे झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। आपको अपनी बोले जा रहे हो। आपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी बात कही है। आपको ये जानकारी कहाँ से हुई? जरा जानकारी बताइए मुझे। जनता पार्टी कहती है कि मैं तो ये भी जानना चाह रहा हूँ, जानकारी 2000 बताइए से ना। ज्यादा की संपत्ति, करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हमने बताइए मुझे, अपनी जानकारी नष्ट कर दी। चाहिए। एक भी राजस्व की रसीद है वो कहाँ जमा हुआ है? केवल झूठ बोलते हैं आप लोग। यह जो भी अभी तक का रचा गया, जो भी स्क्रिप्टेड, जो भी काउंटर जो भी था, ये सब चुनावी इनकाउंटर था। क्योंकि आप लोग के पास कहने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने काम कोई किया नहीं है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक विजन के साथ उत्तर प्रदेश के विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया, उसको आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया। आपके पास एक भी आयाम ऐसा नहीं है। अगर पूछ लिया जाए तो बता दीजिए कि आपने विकास के आयाम को कहा। आपके मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा 54 मेडिकल कॉलेज। आप बता दो ना, कहां पे जमीन अधिग्रहित करके आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बना दिया है? आपने कोई काम नहीं किया। केवल ध्रुवीकरण की राजनीति, लोगों को इससे लड़ा दिया जाए, उससे लड़ा दिया जाए, और कहीं न कहीं किसी चीज के पीछे छुप करके आप लोग राजनीति करते हैं। विनय जी, ध्रुवीकरण की राजनीति, ये बता दीजिए आजकल कौन सी पार्टी नहीं करती, कौन सा नेता नहीं करता, कौन सा दल नहीं करता? आपकी यहाँ भी होती है, उनकी यहाँ भी होती है, कांग्रेस की भी करती है। मैं बता दूं, आज जब निकाय चुनाव जब शुरू हुआ है तो हमें बात क्या होनी चाहिए? आज बात हमें किस विकास पर बात करनी चाहिए? आज जनता के किन तकलीफों पर बात करनी चाहिए? आज तो कहीं न कहीं अतीक भारतीय जनता पार्टी ने ये जो ड्रामा रचा है, कहीं न कहीं ये अच्छा, आप मानते हैं कि अतीक और अशरफ पर तो पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल। सोचिए कितने जजों ने उनसे किनारा कर लिया। बिल्कुल, देखिए संविधान के तहत उनको सजा हो रही थी और कानून ने सजा दिया भी था, और आगे हो सकता है इससे भी कड़ी सजा उनको होती, जैसा उन्होंने किया है वैसा। लेकिन हम सरकार में रहते हुए हम संविधान का गला घोट दें, हम न्याय के मंदिर में ताला लगा दें। आप कहते हो कि जजेस जो है फैसला नहीं दे पा रहे थे। आप कहीं न कहीं जजेस के अधिकारों को भी चैलेंज करते हो, आप कानून को चैलेंज करते हो, आप संविधान को चैलेंज करते हो। आप हो क्या? आप कहीं हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश के दाता तो हो नहीं। यही जनता ने चुन करके आपको भेजा, और ये अहंकार किसी का रह नहीं जाता। आपको आगे कैसे बढ़ाएंगे? जनता आपके अहंकार को खत्म करेगी। कानून को चैलेंज कर रहे हैं माफिया, तो माफिया उनकी पत्नियां भी चैलेंज कर रही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को। शाइस्ता परवीन को देख लीजिए, कानून का मतलब और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। कैसे विश्लेषण करेंगे? जी आपकी से सवाल है। जी मैम, यानी एक बार फिर पूछिए। देखिए सर, सवाल यही है कि एक तरफ माफिया कार्रवाई हो रही है, माफियाओं की पत्नी ने भी पुलिस प्रशासन को छका दिया है। शाइस्ता बड़ी चुनौती बनी है। इसके अलावा और भी माफिया हैं जिनकी पत्नियां लगातार छुपी हुई हैं, उन पर भी पुलिस ने इनाम रखा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर भी इनाम है। ये मैम बहुत ही हास्यास्पद और चिंताजनक स्थिति है। योगी शासन की 7वें साल में अब तक जितना भी कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, हम जैसे लोगों को लगता है कि अतीक और अशरफ की हत्या उनकी कानून व्यवस्था के दावे पे बहुत बड़ा घाव है, और उससे भी बड़ा घाव शाइस्ता और वो जो गुड्डू बमबाज, ये क्या नाम है उसका, गुड्डू मुस्लिम। आपकी पुलिस भर्ती होती है, पीटी परेड करती है, प्रशिक्षण है, गोला बारूद है, ड्रोन भी उड़ रहे हैं, सारे अत्याधुनिक सामानों से लैस है आपकी पुलिस, और एक संस्था है। अतीक की तो संस्था नहीं मानी जाएगी, वो माफिया हो, लेकिन वो पुलिस से बड़े तो हैं नहीं, शासन से बड़े हैं नहीं, सत्ता से बड़े हैं नहीं। तो आज इतने दिनों से शाइस्ता को आप नहीं खोज पा रहे हैं, 2 महीने 2.5 महीने होने जा रहे हैं, गुड्डू बमबाज को नहीं खोज पा रहे हैं। आपकी पुलिस पर ये सवाल लग रहा है, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल है कि भाई ड्रोन और सारी चीज़ होते हुए ये आ रहा है टीवी पे कि उसकी लास्ट लोकेशन वो उड़ीसा में देखी गई। अतीक अगर जिंदा होता तो बहुत सारे राज जिनके खुलासे हो सकते थे, बहुत सारी बातें जिन पर वो एकदम एक चर्चा ये भी हो रही है, अतीक की चिट्ठी का भी जिक्र हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे खुलासे होने हैं। एकदम, लेकिन ये नहीं साफ हो पाया कि वो चिट्ठी
शासन तक या सुप्रीम कोर्ट तक गई है कि नहीं गई है। वो चिट्ठी दिया था, किससे दिया था? क्योंकि उनके वकील विजय मिश्रा ने कह दिया कि मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं है। तो आखिर अतीक ने या ये अशरफ ने ये सवाल की मीडिया में नहीं उठ रहा है कि उन्होंने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन चिट्ठी लिख करके वो किसके हवाले किए कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये ले आकर के सुप्रीम कोर्ट दे आना। वो चिट्ठी है कहाँ? जिक्र भी उस बात का हुआ कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके पीछे ये अधिकारी दोषी होगा। आलोक जी, सवाल यही है कि जब वो पहले ही न्यायिक गुहार लगा चुका था, पहले इंसाफ की मांग कर रहा था, वो पहले ही कह रहा था कि पुलिस की कस्टडी में मेरी हत्या हो सकती है, उसके बाद भी इतनी हिलावाली अगर पुलिस करती है तो सर सवाल तो उठेंगे ही। आ रही हूँ सर आपके पास। आलोक जी, जब उसकी जांच हो रही थी तो अदालत ने कहा था इसकी मेडिकल जांच रोज होनी चाहिए, उसी के हिसाब से उसकी मेडिकल जांच करने के लिए पुलिस लेकर गई थी और करीब 2 दर्जन के आसपास पुलिस के साथ थे। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल चीजें हो जाती हैं। आज में भी जिस तरीके से जो अपराध हुआ, आमतौर पे ऐसा होता नहीं कि पुलिस के सामने 2 पुलिस वालों को मार करके एक गवाह को मार डालना, कैमरे आसपास लगे हैं। सुबह की भी तस्वीर आपने आलोक जी देखी होगी, जिस वक्त असद को दफनाया जा रहा था, वो तस्वीरें भी सभी ने देखी और आप लोगों ने भी देखी होंगी। उस वक्त आसमान से निगरानी हो रही थी, ड्रोन कैमरे निगरानी कर रहे थे, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। और शाम को जब मेडिकल के लिए ले जाया जाता है तब ऐसा हो जाता है। इस थ्योरी पर कैसे विश्वास करें, यही तो सवाल विपक्षी लोग पूछ रहे हैं। सवाल जायज भी। पुलिस नहीं बैठी थी और अपराध। अब रुक जाइए, सुन लीजिए साहब, अगर चिल्पों वाली बहस करनी है तो चिल्पों वाली बहस कर लीजिए। अपराधी हम डाल और कहीं ना कहीं दिखता है कि अपराधी भी पास कुछ नई चीजें निकल के आ जाती हैं, अपराध कुछ नए तरीके से हो जाता है कि कभी कभी हम भी दंग रह जाते हैं। इसके पीछे क्या रहा? इतनी पुलिस अभिरक्षा के बीच में, इतनी पुलिस मुस्तैदी के बीच में कोई तीन लड़के। सुन लीजिए कि हम नहीं समझ पाते, हम फेल हो जाते हैं। आप अपने आप को फेलोर मान रहे हैं, आप अपने आप को फेलोर मान रहे हैं कि हम हो जाते हैं। आपके पास इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस है, पीसीएस है, और उसके बाद आप कह रहे हैं फेल हो जाते हैं कभी कभी। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश को चलाना है और आप कहते हैं कि हम फेल हो जाते हैं। मेरा सवाल आलोक जी से था। आलोक जी जवाब दे रहे थे। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। विनय जी, आलोक जी जवाब दे रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि विनय जी, एक मिनट सर, बात तो सुन लीजिए कम से कम। आलोक जी बोलिए, जवाब दीजिए उसी बात का। क्या बचपने वाली बातें करते हैं साहब? ये जब पहले क्या बचपने वाली बातें करते हैं? हमें भी याद कीजिएगा, लोगों को सत्ता में मुलायम सिंह के समय में। अरे देखिए, आप लोग इसी तरह से बहस करेंगे, अपनी बात को रखेंगे इस तरह से, तो देखिए बहस का समय भी पूरा हो रहा है और आप लोगों की बातें भी क्लियर नहीं हो पा रही है। देखिए, जब भाजपा का प्रवक्ता खुद मान रहे हैं अपने आप को कि हम फेलोर है, ठीक है, हम कहीं न कहीं शासन की तरफ से फेलोर हो गए, तो इन्हें सत्ता में रहने की आवश्यकता है। पूरी बात तो आने दीजिए ना। ठीक है संदीप जी, 10 सेकंड अब उसको ढकने का प्रयास देखिए, अब नहीं है मेरे पास में बहुत ज्यादा इस चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। थोड़ी देर में आप सभी अपनी बातों को रखिए। संदीप जी। स्वाति जी, जिस तरीके से आज ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, जैसे अतीक की सुरक्षा में हाई कोर्ट का आदेश था, अशरफ की सुरक्षा में जो है हाई कोर्ट का आदेश था, उसको जो है आप उसका पालन नहीं कर पाते हो और उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कोर्ट का जो है न्याय पालिका का बहुत भाजपा सम्मान करती है, तो आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और कानून मंत्री यहाँ तक कि पूर्व जजों पर जिस तरीके से टीका टिप्पणी और मनोहर खट्टर जी का बयान देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये जो है न्यायपालिका पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी एक चीज और मैं एक घटना का आपके माध्यम से जिक्र करना चाहता हूँ। एक घटना 2005 में होती है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 115 उत्तर प्रदेश के पुलिस IPS अधिकारियों पर जो है FIR लिखने की बात करती है। उसको कौन कौन सी सरकारों ने टाला, इस बात को समझिए। बसपा की गवर्नमेंट ने टाला, फिर सपा की गवर्नमेंट ने टाला, और आज की सरकार भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है।
ये कोर्ट के आदेश के बावजूद की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप समझिए कि कोर्ट को, देखिए कोर्ट कोई आकर जो है कार्रवाई तो कर नहीं देगा, कोर्ट आदेश देता है, कोर्ट जो है तथ्यों के आधार पर एक फैसला देता है, तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। लेकिन जिस तरीके से आज ये शासन और प्रशासन न्यायपालिका को ही कमजोर विनय जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए शाइस्ता सही को नहीं। सरेंडर करने से कोई रोक रहा है या शूटर कोई रोक रहा हो, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये उनका मामला है कि वो सरेंडर क्यों नहीं कर रही है, और यह शासन का मामला कि शासन पकड़ क्यों नहीं पा रही है जब उसके ऊपर इनाम है। और शासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस फिर भी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही है, पकड़ नहीं पा रही है। और ये उनका विधिक अपना जो भी कानून वकील से राय ली होंगी, वो क्यों नहीं सरेंडर करिए, दोनों लोगों का मामला है कि। लेकिन सबसे बड़ा फेलोर जो है वो शासन का है, कितने दिन हो गए और एक जो है शाइस्ता को जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो लगातार कहीं न कहीं पुलिस को चकमा दे रही है। कानून पर लोगों को विश्वास होगा तभी सरेंडर करेगा। पूरी तरह से पता है कि वहां पर सरेंडर करने के बाद भी मेरी हत्या हो जा रही है, कोर्ट में क्यों सरेंडर करेगा? जब अपनी बात को उसकी हत्या हो रही है, कोर्ट का ही सम्मान नहीं हो पा। चर्चा को आगे बढ़ा सकूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्तव्यों को रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही। नमस्कार।